कार की डिग्गी काफी कुशादा थी। उसमें एक फाजिल टायर भी रखा हुआ था जिसे निकाल कर मैंने एक तरफ डाल दिया। अंदर आकर मैं राना की लाश उठाने के लिए झुका ही था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन एकदम बेकाबू हो गई। खामोशी में घंटी की ये आवाज बम के धमाके से कम साबित नहीं हुई थी। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी खौफ के साए लहरा गए। हम दोनों चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। मेरे ख्याल में ये सुमित्रा ही की कॉल हो सकती थी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, मगर कुछ कहने की बजाय दूसरी तरफ से किसी के बोलने का इंतजार करता रहा। सुमित्रा की आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो रत्ना। हेलो। मैंने अपना नाम लिए बगैर कहा। हाँ सुमित्रा, मैं बोल रहा हूँ। सुमित्रा ने कहा, क्या बात है, तुम खामोश क्यों थे? मैंने कहा, यहाँ गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे आसपास कोई मौजूद तो नहीं? वो बोली, नहीं, मैं इस वक्त अकेली हूँ। रूप सुहाए अपने कमरे में है। वो नशे में मदहोश पड़ा है। लेकिन क्या गड़बड़ है? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसे राणा रणबीर सिंह के बारे में बता दिया। उसने हैरत से कहा, राणा? वो तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जयपुर गया हुआ है, अपनी बहन से मिलने के लिए। मैंने कहा, वो अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर नहीं, रत्ना के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए माउंट आबू गया था। फिर मैं उसे तफसील से बताने लगा। आखिर में कहा, उसकी लाश यहाँ रखी है और रूप सुहाय की कार भी यहाँ मौजूद है। मेरा ख्याल है कि सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। बोली, वो रूप सुहाय की कार नहीं है। मेरा इंतजार करो, मैं आती हूँ। फोन बंद हो गया। मैंने भी रिसीवर रख दिया और रत्ना को सुमित्रा से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। आधे घंटे के बाद एक कार गेट के सामने रुकी। मैंने झांक कर देखा, वो सुमित्रा थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सुमित्रा ने कार का जायजा लेने के बाद कहा, ये किराए की कार है जो जयपुर से किसी रेंटल एजेंसी से हासिल की गई है। दरवाजे पर एजेंसी का मोनोग्राम बना हुआ है। कहाँ है उसकी लाश? मैंने कहा, अंदर है। हम अंदर आ गए। सुमित्रा ने चादर उठाकर लाश का चेहरा देखा और फिर चादर ऊपर डाल दी। सुमित्रा ने कहा, जब तुम लोग रूप सुहाय वाले बंगले में आए थे तो मुझे राणा की सरगर्मियों पर कुछ शुबा सा हुआ था। एक रोज मैंने इसके पास कैमरा भी देखा था, लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब पता चला है कि ये क्या करता फिर रहा था। रत्ना ने कहा, अच्छा हुआ इसने इनाम के लालच में हमें अकेले में पकड़ने का प्रोग्राम बनाया था। अगर ये पुलिस को इत्तला दे देता तो हम पकड़े जा चुके होते। मेरा ख्याल था कि लाश को आधी रात के करीब ठिकाने लगाया जाए, मगर सुमित्रा की राय इसके बरक्स थी। आजकल चेकिंग ज्यादा हो रही थी। कोटपुतली कोई बड़ा शहर नहीं था। आदमी रात के वक्त कार पर सड़कों पर घूमता ज्यादा मशकूक हो सकता था। सुमित्रा ने कहा, मेरा ख्याल है लाश को ठिकाने लगाने के लिए यही वक्त मुनासिब है। इस वक्त हम कार को शहर की किसी भी सड़क पर छोड़ सकते हैं। किसी को ज्यादा शुबा नहीं होगा। और फिर उसके बाद हमने वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा। लाश को चादर में लपेट कर कार की डिक्की में डाल दिया। रत्ना और सुमित्रा उस कार में बैठ गईं। स्टीयरिंग सुमित्रा ने संभाल लिया था। कार गेट से निकलने के बाद मैंने बरामदे वाला दरवाजा लॉक कर दिया और गेट बंद करके किराए वाली कार में बैठ गया। आगे सुमित्रा वाली कार थी और उससे तकरीबन 20 गज के फासले पर मेरी कार थी। सुमित्रा कार को शहर के बारौनक इलाके की तरफ ले जाने की बजाय ऐसी सड़क पर दौड़ाती रही जहां ट्रैफिक न होने के बराबर था। मैं बहुत मोहतात अंदाज में उस कार का ताक़ुब कर रहा था। शहर के शुमाली इलाके में पहुंचकर सुमित्रा की कार एक जेर तामीर इमारत के सामने रुक गई। मैंने भी उसके पीछे चंद गज के फासले पर कार रोक ली और इधर उधर देखने लगा। रत्ना कार से उतर आई थी। सुमित्रा स्टीयरिंग और दरवाजों पर उंगलियों के निशान साफ कर रही थी और फिर वो दोनों मेरी कार की तरफ आ गईं। मैं ड्राइविंग सीट छोड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ गया और सुमित्रा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। रत्ना पिछली सीट पर बैठ गई। सुमित्रा इस मर्तबा कार को शहर के एक बारौनक इलाके में ले आई। मैंने एक जगह कार को रुकवा कर खाने पीने की चीजें खरीदी। जब हम बंगले पर वापस पहुंचे तो 10 बज रहे थे। रत्ना ने आते ही बाजार से खरीदी हुई चीजें प्लेटों में सजा दी। सुमित्रा भी खाने में हमारे साथ शामिल हो गई। 11 बजे के करीब सुमित्रा वापस चली गई। मैं और रत्ना देर तक बैठे बातें करते रहे। मैंने रत्ना की दोनों तस्वीरें जलाकर उनकी राख सिंक में बहा दी। रत्ना तो 2 बजे के करीब कमरे में जाकर सो गई और मैं लाउंज में ही सोफे पर बैठा सूरत हाल पर गौर करता रहा। सुबह जब लाश दस्तयाब होगी तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। बहुत से लोग राणा रणबीर सिंह को जानते होंगे। हो सकता है पुलिस भी जानती हो कि वो रूप सुहाय का मुलाजिम था। लाश मिलने के बाद पुलिस यकीनन रूप सुहाय से राब्ता करेगी और उसके बाद क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से निकल ही जाना चाहिए था। वैसे भी मैं अब जिंदगी और मौत की इस आंख मचोली से तंग आ गया था, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं सिर्फ पुलिस ही को नहीं, रॉ और ब्लैक कैट्स के लिए भी मोस्ट वांटेड था। मैंने उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। न सिर्फ उनका बहुत बड़ा मंसूबा खाक में मिला दिया था, बल्कि उनके दर्जनों आदमी मेरे हाथों मौत के घाट उतर चुके थे। ये लोग मुझे आसानी से निकलने का मौका कैसे दे सकते थे? शशावरी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि मैं कोटपुतली में ही मौजूद हूँ। और फिर एक बेगुनाह मुसलमान लड़की की हलाकत के बाद मैंने पुलिस को टेलीफोन पर धमकी भी दी थी। उससे कोटपुतली में मेरी मौजूदगी की तस्दीक हो गई थी।
और इस शहर को एयर टाइट कर दिया गया था। राणा रणबीर सिंह की लाश भी रात ही को मिल गई थी। अगरचे फौरी तौर पर उसका मुझसे कोई ताल्लुक कायम नहीं किया जा सका था, लेकिन पुलिस कुछ और मोहतात हो गई थी। रात भर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जाते रहे। इस मर्तबा भी शामत मुसलमानों की ही आई थी। कई बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। सुबह 10 बजे के करीब मैं सोकर उठा तो अखबार मेज पर रखा हुआ था। रत्ना मुझसे पहले बेदार हो गई थी और वो नाश्ते का सामान लेने के लिए करीबी शॉपिंग सेंटर चली गई थी, जहां से अखबार भी ले आई थी। इस वाक़े ने भी इस छोटे से शहर में अच्छी खासी सनसनी फैला दी थी। लाश की अगरचे शनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन जयपुर की नंबर प्लेट वाली कार के बारे में पुलिस ने पता चला लिया था कि उसका ताल्लुक जयपुर की एक कार रेंटल एजेंसी से था और पुलिस के 2 आदमी रात ही को तहकीकात के लिए जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। अखबार में मेरे बारे में भी चंद छोटी छोटी खबरें थीं और इदारिये में तो बहुत कुछ लिखा था। अखबार ने तो इस शुबे का इजहार भी किया था कि इस कत्ल में भी मेरा ही हाथ हो सकता है। पुलिस को भी खूब लताड़ा गया था कि वो इस छोटे से शहर में एक ऐसे मुजरिम का सुराग नहीं लगा सकी जो यहाँ रूपोश है। पुलिस सही रुख पर कार्रवाई करने की बजाय बेगुनाहों को तशद्दुद का निशाना बना रही है। 11 बजे के करीब सुमित्रा पहुंच गई। उसकी आमद मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। वो कुछ घबराई हुई भी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है, खैरियत? सुमित्रा बोली, आज सुबह 2 पुलिस ऑफिसर सुहाय के पास आए थे। मैं चौंक गया। सुमित्रा बोली, राणा की लाश की शनाख्त हो गई है। पुलिस ऑफिसर इस सिलसिले में पूछगिछ करने आए थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, फिर? सुमित्रा ने कहा, मैं उनके सामने तो नहीं आई थी, मगर छुप कर उनकी बातें सुनती रही। रूप सुहाय ने पुलिस को यही बताया था कि वो चंद रोज पहले 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए जयपुर गया था। उसे नहीं मालूम कि वो वापस कब आया था। मैंने कहा, उस लाश का क्या होगा? मेरा मतलब है कि... सुमित्रा ने मेरी बात काटते हुए कहा, उसकी लाश क्रियाक्रम के लिए एक रिफाई इदारे के हवाले कर दी गई है। उसके लिए तमाम अखराजात भी रूप सुहाय ने अदा कर दिए हैं। रूप सुहाय खासा परेशान है। वो फार्म पर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मैंने पूछा, कब? सुमित्रा ने कहा, कल सुबह। मैंने उसे इस बात पर आमादा कर लिया है कि तुम लोगों को भी साथ ले चलें। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल में हम आसानी से निकल सकेंगे? सुमित्रा ने कहा, रूप सुहाय का साथ होने की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसका शुमार कोटपुतली की मौजूद शख्सियात में होता है। उसे हर शख्स जानता है। वो साथ होगा तो पुलिस भी तुम लोगों से पूछगिछ नहीं करेगी। मैंने पूछा, कल सुबह किस वक्त जाना होगा? सुमित्रा ने कहा, हम सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर उसने एक थैला मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोली, इसमें शोफर का ड्रेस है, तुम ड्राइवर की हैसियत से गाड़ी ड्राइव करोगे। मैंने कहा, ठीक है। और फार्म पर पहुंचने के बाद? वो बोली, आगे का प्रोग्राम हम वहां पहुंचने के बाद बनाएंगे। फिर बोली, मेरे 2 सूटकेस यहाँ रखे हुए हैं, वो भी साथ ले जाने होंगे। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे याद आ गया कि सुमित्रा से जब यहाँ मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि उसने अपनी सारी दौलत इस बंगले के तहखाने में छुपा रखी है। उसके बाद हमने न उस दौलत के बारे में कुछ दरियाफ्त किया था और न ही तहखाने का पूछा था। सुमित्रा हमें तहखाने में ले गई। तहखाने का रास्ता उस कमरे के बाथरूम में था जहाँ मैंने और रत्ना ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। वो बड़े बड़े 2 सूटकेस थे जिनमें नोटों के बंडल, सोने के जेवरात और मूर्तियां वगैरह भरी हुई थी। उस खजाने की मालियत यकीनन करोड़ों में थी और मेरा ख्याल था कि अगर सुमित्रा को कहीं सेट होने का मौका मिल गया तो वो न सिर्फ खुद शाहाना जिंदगी गुजार सकती थी, बल्कि उसकी आने वाली कम से कम 2 नस्लें भी कोई काम किए बगैर ठाट बाट से जिंदगी गुजार सकती थी। सुमित्रा ने तहखाने से बाहर आते हुए कहा, सुबह जब हम यहाँ आएंगे तो तुम लोग अपना सामान जाहिर करके ये दोनों सूटकेस गाड़ी में रखोगे। फिर उसने मुझे तहखाने के मैकेनिज्म के बारे में बता दिया। सुमित्रा दोपहर तक हमारे साथ रही। उसके जाने के बाद हम देर तक इस हवाले से बातें करते रहे। वो दिन गुजर गया और फिर रात भी आधी से ज्यादा बीत गई, मगर मुझे नींद ना आई और ना ही रत्ना को। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। 3 बजे के करीब रत्ना सोफे पर ही आड़ी तिरछी होकर ऊँखने लगी, लेकिन 5 बजे के करीब वो फिर उठकर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रत्ना ने कहा, तैयारी क्या करनी है? अपना सूटकेस तो मैंने रात ही को पैक कर लिया था, तुम अपने कपड़े बदलो, मैं इतने में चाय बना लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं सुमित्रा के सूटकेस तहखाने से निकालना। तहखाने में रखे हुए सुमित्रा के सूटकेस खासे वजनी थे। मैं उन्हें उठाकर बाहर ले आया और तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। सुमित्रा के लाए हुए थैले में से शोफर की वर्दी निकाल कर मैंने तब्दील कर ली। ये कपड़े मुझ पर बिल्कुल फिट आए। अपने कपड़े मैंने सूटकेस में रख लिए। इस दौरान रत्ना चाय बनाकर ले आई। उसके साथ डबल रोटी के स्लाइस भी थे। 5:30 बजे के करीब टेलीफोन की घंटी बजी। हम दोनों ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो सुमित्रा की कॉल थी। उसने बताया था कि वो लोग कुछ देर के बाद निकल रहे हैं और फिर 6 बजे से पहले ही एक बहुत शानदार लैंड क्रूजर गेट के सामने आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर सुमित्रा थी। मैं उस वक्त बरामदे में खड़ा था।
लैंड क्रूजर रुकते ही मैंने बाहर आकर गेट खोल दिया। पिछली सीट पर रूप सुहाय बैठा हुआ था। लैंड क्रूजर की सीटों के पीछे खासी गुंजाइश थी। एक छोटा सा सूटकेस पहले ही रखा हुआ था। मैंने अपना और सुमित्रा के दोनों सूटकेस भी रख दिए और बंगले को ताला लगाकर चाबियों का गुच्छा सुमित्रा के हवाले कर दिया। फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली। सुमित्रा पीछे रूप सुहाय के साथ बैठ गई। मैंने रत्ना के लिए पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोला, मगर सुमित्रा के कहने पर वो भी पिछली सीट पर रूप सुहाय के दूसरी तरफ बैठ गई। सुमित्रा मुझे रास्ता बताती रही और मैं लैंड क्रूजर को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा। और फिर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर मोड़ते ही मुझे गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी। सामने सड़क पर बैरियर लगा हुआ था और पुलिस के 4 आदमी राइफलें उठाए खड़े थे। सड़क के ऐन बीच में खड़ा एक पुलिस वाला हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बैरियर के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक ली और पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। सड़क के किनारे कुर्सी पर बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर उठकर शाहाना अंदाज में चलता हुआ करीब आ गया। उसने पहले कार के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर मेरी तरफ आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, कहाँ जाने का है महाशय सवेरे सवेरे? मैंने भी उसी के लहजे में कहा, सेठ साहब से पूछ लो, वो जिधर बोलेगा हम तो उधर को जाएगा। वो पिछली खिड़की की तरफ चला गया। मेरा ख्याल है पहले उसने सिर्फ सुमित्रा और रत्ना को ही देखा था। रूप सुहाय पर नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन अब उसने उन दोनों के बीच में फंसे हुए सेठ को भी देख लिया। वो बारी बारी रत्ना और सुमित्रा की तरफ देखते हुए बोला, ओहो तो सवेरे सवेरे। रूप सुहाय ने सीधे होकर बैठने की कोशिश करते हुए सब इंस्पेक्टर को घूरा। बोला, क्या बकते हो? जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पेटी उतरवा दूंगा। सब इंस्पेक्टर बोला, पेटी उतरवा दोगे तो मैं नाड़ा बांध लूंगा। पर तो है कौन भाया मेरी पेटी उतरवाने वाला? वो यकीनन रूप सुहाय को नहीं पहचानता था। एक हेड कांस्टेबल ने उसके करीब पहुंचकर कान में सरगोशी की तो वो एकदम संभल गया। वो दोनों हाथ जोड़कर खिड़की के सामने झुक गया। बोला, नमस्कार सेठ जी। बुरा न मानिएगा सेठ जी, पर क्या करूं, हम अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ये बात पूछने का हूं कि कहाँ जाना है सवेरे सवेरे? रूप सुहाय ने कहा, मैं अपने फार्म पर जा रहा हूं भेलपुर। वो बोला, जरूर जाओ सेठ जी, पर अपन रात से यहाँ ड्यूटी पर हूँ, अभी नाश्ता भी नहीं किया। रूप सुहाय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शोफर इसे चाय पानी के लिए 50 रुपए दे दो और गाड़ी आगे बढ़ाओ, हमें देर हो रही है। मैंने जेब से 50 रुपए निकालकर सब इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिए और इंजन स्टार्ट कर दिया। सब इंस्पेक्टर के दांत निकल आए। उसने बैरियर के करीब खड़े हुए कांस्टेबल को इशारा किया। उसने लोहे की जंजीर गिरा दी। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार बढ़ाता गया। रूप सुहाय बड़बड़ाया, भिखारी, शहर में कत्ल की वारदातें हो रही हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी मौके की तलाश में है और ये सब इंस्पेक्टर ईमानदारी से ड्यूटी करने की बजाय लोगों से भीख मांग रहा है। अरे इस तरह तो वो दहशतगर्द भी रिश्वत देकर निकल जाएंगे। मैं वापस आकर इसके खिलाफ रिपोर्ट जरूर करूंगा। मैंने कहा, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रूप सुहाय बड़बड़ाता रहा। फिर उसने अपना एक बाजू सुमित्रा की गर्दन में हमायल कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दूसरा बाजू उठाकर दूसरी तरफ बैठी हुई रत्ना की गर्दन में भी हमायल कर दिया। वो अपनी जगह पर कसमसा कर रह गई। गाड़ी शहर की हुदूद से बहुत दूर आ चुकी थी। अब आगे खेत फैले हुए थे, कहीं कहीं बुलंद टीले भी उभर रहे थे और खेतों के किनारों पर पगडंडियों पर दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। पूरे राजस्थान में शायद मिर्चों की फसल का सीजन था। यहाँ भी सड़क के दोनों तरफ मिर्चों के ही खेत थे। तकरीबन 5 मील तक तो पक्की सड़क थी, उससे आगे का रास्ता कच्चा था। उस रास्ते पर बैलगाड़ियों की आमदोरफ्त ज्यादा थी, क्योंकि रास्ते पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। बाज तो बाकायदा गड्ढों की सूरत इख्तियार कर गए थे, जिनकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। आगे खेतों में एक सैराहा सा बन गया था। मैं अभी उस सैराहे से दूर ही था कि सुमित्रा की आवाज सुनाई थी। उसने मुझे गाड़ी बाईं तरफ मोड़ने को कहा। उस रास्ते पर चंद मील का फासला तय करने के बाद एक ऊंची जगह पर दरख्तों के झुंड दिखाई देने लगे। उन्हीं दरख्तों में एक इमारत भी नजर आ रही थी, जिसके गिर्द लंबी चौड़ी 4 दीवारी थी। आसपास खेतों में कुछ मर्द और औरतें भी काम करते हुए नजर आए। वो हमारी गाड़ी की तरफ देखते और फिर अपने काम में मसरूफ हो जाते। उस गाड़ी को देखकर वो समझ गए थे कि उनका मालिक आ गया है। हवेली वाले टीले के दामन में रास्ते से 20-25 गज हटकर दरख्तों के नीचे 5-6 झोंपड़े बने हुए थे, जिनके सामने चारपाइयों पर 3-4 आदमी बैठे हुए थे। दरख्तों के नीचे कुछ मवेशी भी बंधे हुए थे। रूप सुहाय के कहने पर मैंने गाड़ी रोक ली। 2 आदमी उठकर तेज तेज कदम उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गए और दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कनखियों से रत्ना और सुमित्रा की तरफ देखने लगे। सुमित्रा तो पहले भी यहाँ रह चुकी थी, अलबत्ता रत्ना उनके लिए नई थी। रूप सुहाय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, धनराज कहाँ है? ऊपर कोई है या नहीं? उनमें से एक ने कहा, धनराज तो कल रात को शहर चला गया था मालिक, उसकी लुगाई बीमार है, आज दोपहर तक आ जाएगा। ऊपर हवेली में कोई है तो नहीं, पर आप हुक्म देवें, हम अपनी लक्ष्मी को भेज देवें। रूप सुहाय ने कहा, भेज दो।
हमें खाना वगैरह पकाने के लिए उसकी जरूरत होगी। फिर उसने मुझे गाड़ी आगे बढ़ाने का इशारा किया। मैं गाड़ी को हरकत में ले आया। टीले पर जाने वाला वो रास्ता आड़ा तिरछा सा था। चार दीवारी में लकड़ी की पट्टियों का गेट बना हुआ था। गाड़ी अभी दूर ही थी कि एक काला भुजंग सा आदमी किसी तरफ से नमूदार हुआ और गेट खोल दिया। मैं गाड़ी को अंदर लेता चला गया। बहुत वसी व अरीज कंपाउंड था जिसमें लश ग्रीन लॉन था, जिसके गिर्द फूलों की क्यारियां थी और चंद नारियल के दरख्त भी थे। सामने ही तकरीबन 50 गज आगे शानदार हवेली थी। मैंने गाड़ी वसी व अरीज पोर्च में रोक ली और इंजन बंद कर दिया। नीचे उतरकर मैंने रत्ना वाली साइड का दरवाजा खोल दिया। उस वक्त रूप सुहाय का बाजू रत्ना की कमर के गिर्द हमायल था। रत्ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई नीचे उतर आई। रूप सुहाय भी अपने आप को घसीटता हुआ रत्ना वाली साइड से नीचे उतर आया। रूप सुहाय बरामदे वाले दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। रूप सुहाय मुड़कर इधर उधर देखने लगा और तकरीबन उसी वक्त वही आदमी दौड़ता हुआ हवेली के गेट में दाखिल हुआ जिसने बताया था कि धनराज शहर गया हुआ है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ ही बरामदे में पहुंचा। बोला, धनराज कुंजी लक्ष्मी को दे गया था, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ मालिक। वो कहते हुए आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी हुई चाबी से ताला खोलने लगा। हवेली में कई कमरे थे जो सबके सब कीमती साजो सामान से आरास्ता थे। उस हवेली को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि ये किसी शहरी आबादी से मीलों दूर है। यहाँ हर तरह की आसाइश मौजूद थी जो किसी शहर में दस्तयाब हो सकती थी। शहर से इस तरफ आते हुए मैंने बिजली के खंभों की एक कतार भी देखी थी। उनके अलावा टेलीफोन की लाइन भी नजर आई थी। हवेली में बिजली भी थी और टेलीफोन भी। बड़े हॉल कमरे में रंगीन टेलीविजन सेट भी रखा हुआ था। दीवारों पर फैंसी शेड वाले बल्ब लगे हुए थे और छत पर 2 खूबसूरत फानूस लटके हुए थे। जिस शख्स ने आकर ताला खोला था वो गाड़ी से हमारा सामान भी उठा कर ले आया। उसमें से 2 सूटकेस सुमित्रा के थे, एक हमारा और एक बड़ा सूटकेस रूप सुहाय का। उन दोनों के कपड़े और जरूरत की चीजें उसी एक सूटकेस में थीं। कमरों के दरवाजे लॉक नहीं थे, बस यूं ही भिड़े हुए थे। उस शख्स ने यके बाद दीगरे तमाम कमरों के दरवाजे खोल दिए और सुमित्रा के इशारे पर रूप सुहाय वाला सूटकेस उठाकर एक कमरे में ले गया। मैं और रत्ना भी सुमित्रा के साथ उस कमरे में आ गए। ये बहुत शानदार कमरा था। डबल बेड बिछा हुआ था। एक तरफ बहुत बड़ी ड्रेसिंग टेबल थी और दूसरी तरफ दीवार के साथ शीशे के दराजों वाला वार्डरोब बना हुआ था। सुमित्रा के कहने पर उस शख्स ने सूटकेस खोला और उसमें से कपड़े निकालकर हैंगरों पर वार्डरोब में टांगने लगी। मैंने सुमित्रा की तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम लोग लंबा प्रोग्राम बनाकर आए हो। सुमित्रा ने कहा, रूप सुहाय 15 दिन से पहले वापस जाने का नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकेगा। आखिरी अल्फाज कहते हुए उसने मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं रत्ना और सुमित्रा को उस कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। रूप सुहाय इधर उधर घूमते हुए घर का जायजा ले रहा था। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। रूप सुहाय गरचे 2 महीनों बाद यहाँ आया था, मगर घर की हर चीज साफ सुथरी थी। फर्नीचर पर भी गर्द का नामो निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि उसकी अदम मौजूदगी में घर की देखभाल करने वालों से जरा भी कोताही नहीं हुई थी। उसने एक कमरे में पहुंचकर कहा, मेरा ख्याल है तुम लोग ये कमरा ले लो। यहाँ से वो बस्ती नजर आती है। बाज़-औक़ात उस बस्ती में बड़े दिलचस्प मंजर देखने को मिलते हैं। मैं अकबी खिड़की के करीब पहुंच गया और पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। उस तरफ नशेब में 150-200 घरों पर मुश्तमिल एक बस्ती थी। उस बस्ती में कोई भी पक्का मकान नजर नहीं आ रहा था। बस्ती के तमाम मकान झोंपड़ों पर मुश्तमिल थे। मैंने मुड़कर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिलचस्प मनाजिर से क्या मुराद है? रूप सुहाय ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ देखने के कई मौके मिलेंगे। मैं कमरे का जायजा लेने लगा। यहाँ भी डबल बेड था और हर चीज बहुत शानदार थी। बेड के ऐन सामने टीवी सेट रखा हुआ था। उसके साथ रिमोट कंट्रोल भी पड़ा हुआ था। ऐसा ही एक टीवी सेट मैंने सुमित्रा वाले कमरे में भी देखा था। टीवी के नीचे ट्रॉली में वीडियो कैसेट्स भी रखे हुए थे। रूप सुहाय कमरे से बाहर जा चुका था। मैं कुछ देर वहीं रहा, फिर बाहर निकला तो रूप सुहाय एक औरत से तहक्कुमाना लहजे में बातें कर रहा था। उस औरत की उम्र 35-40 के दरमियान होगी। उसने खालिस राजस्थानी लिबास पहन रखा था। वो लक्ष्मी थी, रूप सुहाय के उस काश्तकार की बीवी जिसने हवेली का दरवाजा खोला था। रूप सुहाय ने उससे कहा, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है लक्ष्मी। 2 दिन पहले मैंने धनराज को फोन पर बताया था कि हम आज यहाँ आ रहे हैं, वो राशन वगैरह लाकर रख दे। अगर वो नहीं लाया है तो लक्ष्मण को शहर जाना पड़ेगा। लक्ष्मी बोली, राशन तो धनराज उसी रोज शहर जाकर ले आया था मालिक। कल उसका हमसाया आया था उसे बुलाने के लिए। उसकी घरवाली बहुत बीमार है, इसलिए उसे जाना पड़ा। मैं नाश्ता बनाती हूँ। रूप सुहाय ने पूछा, क्या बीमारी है उसकी बीवी को? परसों फोन पर तो उसने कुछ नहीं बताया था। लक्ष्मी ने नजरें झुकाकर कहा, वो मां बनने वाली है मालिक। उसकी हालत खराब हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। रूप सुहाय बोला, धनराज की बीवी हर साल एक बच्चा जनती है। तेरी शादी को 5 साल हो गए, तेरा एक भी बच्चा नहीं है।
लक्ष्मी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, क्या करूं मालिक, मैं नाश्ता बनाती हूँ। वो अभी तक खड़ा किचन की तरफ देख रहा था। मेरी आहट सुनी तो चौंक कर पीछे मुड़ा। बोला, ओ तुम, कहो कमरा पसंद आया? मैंने कहा, जी हाँ ठीक है, मैं और रत्ना उसी कमरे में रहेंगे। इस दौरान लक्ष्मण एक टोकरी में अंडे वगैरह लेकर अंदर आया तो रूप सुहाय ने उसे कहा, अंडे लक्ष्मी को दे दो और साहब का ये सामान उठाकर उस कमरे में रख दो। लक्ष्मण ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मेरे जिस्म पर ड्राइवरों वाला लिबास था और वो मुझे रूप सुहाय का ड्राइवर ही समझा था, लेकिन रूप सुहाय ने मुझे साहब कहा तो वो चौंके बगैर न रह सका। उसने अंडों वाली बास्केट किचन में लक्ष्मी को दे दी और हमारे सूटकेस उठाकर कमरे में रखने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता मिला। रूप सुहाय नाश्ता करने के बाद अपने कारिंदों से मुलाकात के लिए चला गया और मैं रत्ना और सुमित्रा के साथ हॉल कमरे में बैठा आराम करता रहा। लक्ष्मी काम में मसरूफ थी। कुर्ब जवार से गुजरते हुए वो बार बार कनखियों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे भी शायद इस बात पर हैरत थी कि एक ड्राइवर ने मालिक के साथ मेज पर बैठकर नाश्ता क्यों किया और मेरे लिए हवेली के अंदर रहने का एहतमाम क्यों किया गया था। हम काफी देर हवेली में बैठे रहे, फिर सुमित्रा हमें बस्ती दिखाने के लिए ले गई। हवेली वाले टीले की पिछली तरफ वो बस्ती ज्यादा बड़ी नहीं थी। 150-200 के करीब झोंपड़े थे जो 4 गलियों में फैले हुए थे। दरमियान में एक बहुत बड़ा चौराहा सा बन गया था जिसके वस्त में एक बड़ा गोल चबूतरा बना हुआ था। सुमित्रा चूंकि पहले भी यहाँ रह चुकी थी इसलिए बस्ती के सभी लोग उसे जानते थे। हम बस्ती के वस्त में पहुंचे तो बच्चे और औरतें हमारे गिर्द जमा हो गए। वो लोग सुमित्रा को छोटी मालिकन कहकर मुखातिब कर रहे थे।